हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इस चैप्टर को हमने आधा पहले पढ़ लिया था, जिसमें हमने औद्योगिक अवस्थिति, उद्योग बाजार संबंध, उद्योग की आदर्श अवस्थिति, उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें हमने कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और लोहा एवं इस्पात उद्योग, इस्पात निर्माण प्रक्रिया, ये सब कुछ हम पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ लिया था। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा आगे का चैप्टर है इसको हम पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के माध्यम से बेचते हैं। तो 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। यानी 1950 के दशक के अंदर भारत और चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात का उत्पादन है वो किया था। और आज के दिन जो चीन है वो इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। भारत में छोटा नागपुर के फटारी क्षेत्र में अधिकांशतः लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इसमें लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण हैं। तो इसके कौन कौन से कारण हैं? तो है कि उच्च लागत और कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, कम श्रमिक उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना आदि। अब कि हम उच्च कोटि का जो इस्पात है वो दूसरे देशों से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया। इस्पात उद्योग को अधिक सर्वधान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के साधनों को नियत करने की आवश्यकता है। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो कि भारत और चीन में जो कच्चा इस्पात उत्पादन है वो कौन से वर्ष में कितना हुआ था। तो इसमें 2012 के अंदर भारत के अंदर 77.3 और चीन में 731, और 2013 में भारत में 81.3 और चीन के अंदर 822, भारत में 14 के अंदर 86.5 और चीन के अंदर 822.7, भारत में 15 के अंदर 89 और चीन के अंदर 803.8, और भारत में 16 के अंदर 95.6 और चीन में 808.4। इस तरह से भारत और चीन में कच्चा इस्पात है वो उत्पादन किया गया। अब है एल्यूमिनियम प्रगलन। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। ये हल्का, जंग अवरोधी, उष्मा का सुचालक, लचीला, अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप चित्र संख्या 6.6 में देख सकते हो नालको प्रगलन में पट्टी लेप मिल। परगालकों में बॉक्साइट के कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है तो प्रयोग किया जाता है। और प्रवाह चार्ट चित्र संख्या 6.8 में एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इस उद्योग की यानी जो एल्यूमिनियम तथा अयस्क का जो अनुपात है वो है 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्यूमिना और 1 टन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया, तो आप इस वर्गीकरण में देख सकते हो। एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। बॉक्साइट तो कच्चा माल और बॉक्साइट खनन, परिवहन, रेल या समुद्री जहाज। अब एल्यूमिना, तो इसमें बॉक्साइट दलन और एल्यूमिना घुलन, एल्यूमिनियम शोधनशाला। इसमें फर्स्ट पर आता है प्रगलन स्तर पर परगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम को और कोयले खान से पिच।
अब है क्रोलाइट, एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। इसमें एल्यूमिनियम प्रगालक। विद्युत है इसमें 18,600 किलोवाट प्रति टन आवश्यक। स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। अब है रसायन उद्योग। तो भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है और ये उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा वृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। यानी जो रसायन उद्योग है ये भारत में रासायनिक उद्योगों की तेजी से विकसित हो रहा है और ये फैल भी रहा है तेजी से। और इसकी जो भागीदारी है वो सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है और एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से ये 12वें स्थान पर है। और इसमें जो लघु और वृहद हैं वो दोनों प्रकार के विनिर्माण इकाइयाँ इसमें शामिल हैं। इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में ही तीव्र से वृद्धि की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा और आदि है वो शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषधि रसायनों के बनने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। अब है कि रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। यानी जो रसायन उद्योग है वो अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है और आधारभूत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तथा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए है वो किया जाता है। तो ऐसे ही उत्पादकों की एक सूची बनाइए। उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग क्या है कि उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास ये शामिल हैं इसमें। तो इसके उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटास पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटासियम यौगिक के भंडार नहीं है। अब हरित क्रांति के पश्चात ये उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादक का लगभग 50% उत्पादक करते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिमी बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हैं। अब सीमेंट उद्योग। तो जो सीमेंट उद्योग है वो निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक जो प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट है वो अति आवश्यक है। और इस उद्योग को भारी और स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सलीका, जिप्सम आदि की आवश्यकता होती है। और रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला, विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक होती है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों से बाजार की जो उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। यानी जो पहला सीमेंट उद्योग है वो 1904 के अंदर चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशियाई, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में मांग है वो बड़ी है। ये उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों के रूप में ही प्रगति पर है और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। अब है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं और भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। तो उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, बम्बई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर और दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक
अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। आप चित्र संख्या 6.9 के अंदर देख सकते हो HCL रूपनगर में केबल निर्माण यानी पश्चिमी बंगाल। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, यानी जो बेंगलुरु है वो भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है उसके रूप में उभर कर सामने आया है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान के यानी महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि, ध्वनि। तो प्रमुख प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल हैं। अब वायु प्रदूषण। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाई मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का जो कारण है वो वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन है वो करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत ही भयानक और दूरगामी प्रभावों वाला हो सकता है, यानी जो जहरीली गैस है उसका जो रिसाव होता है वो बहुत ही भयानक होता है और वो दूरगामी प्रभावों वाला भी हो सकता है। तो क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों, पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेनिंग उद्योग हैं। यानी भारत में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो इस प्रकार से हैं, इस मैप में दर्शाए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर हैं। तो चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, नोएडा, गांधीनगर, कोलकाता, गुवाहाटी। तो यहाँ पर जो कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जो आप इस मैप में आसानी से समझ सकते हो कि ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। जो रंग अपमार्जक अम्ल, लवण व भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक, रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश, फॉस्फो, जिप्सम, लोहा इस्पात की सुधियाँ हैं। अब तापीय प्रदूषण। तो तापीय प्रदूषण क्या होता है कि जब कारखानों और तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण है वो होता है। और जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा ये बताएं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों में कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल, प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने जैसे गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। तो जो पर्यावरणीय निम्नीकरण है उसकी रोकथाम कैसे करनी है? तो कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। तो औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव हैं। तो कौन कौन से सुझाव हैं चलो हम पढ़ते हैं कि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल 2 या 2 से अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग, यानी जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा का जल संग्रहण और नदियों व तालाबों में गर्म जल अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। और औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जाता है। पहला है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना और ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है।
दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अद्वितीय शोधन और तीसरा है जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय कि शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। अब जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन व कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। तो वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण है वो होना चाहिए। और कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय सचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। इसमें चित्र संख्या 6.10 के अंदर आप देख सकते हो फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र। राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कारपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाले मुख्य निगम है। तो इसके पास पर्यावरणीय प्रबंध तंत्र के लिए ISO प्रमाण पत्र है। तो ये निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल खनिज तेल गैस ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। तो वो कौन कौन से उपाय हैं? पहला है आधुनिक तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके विद्यमान उपकरणों में सुधार करना। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों पर न्यून उत्पादन। तीसरा है परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। चौथा है तरल अपशिष्ट प्रबंधन राख युक्त जलीय पुनः चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंध करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। और लास्ट है सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना और ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। तो आप चित्र संख्या 6.11 के अंदर देख सकते हो रामागुंडम संयंत्र। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था विनिर्माण उद्योग इसको हमने 2 पार्टों में यानी अलग अलग भागों में हमने पढ़ लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।